नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए भी हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ निकाल दी है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि आप लोग अगर अब तक तैयारी में आपकी कुछ कमी है और फर्स्ट ईयर आप एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको एक हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो। ठीक है। MPS 001 की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। MPS 002 की बात हम आज करने वाले हैं, जिसको आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट नाम से जानते हैं। ठीक है, बिना देरी किए सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी और सब्जेक्ट की वीडियो अगर आप चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियोज़ भी बना दूंगा। ठीक है, और सिर्फ वीडियोज़ ही नहीं बनाऊंगा, आपको उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा। इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करवाऊंगा, हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, पिछले कुछ एग्जाम्स में इग्नू में देखा गया है कि जो ये वाला एक सब्जेक्ट है, ये इंटरनेशनल रिलेशन, ये बड़ा दुखी कर रहा है बच्चों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कहाँ से क्या पूछ ले रहे हैं, कुछ अता पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे कौन सा क्वेश्चन आ जाए किस टॉपिक से, कोई जानता नहीं है इस बात को। ठीक है, तो अब जो मेन प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें पढ़ाया क्या जाए। तो हमने कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखे, फ्रीक्वेंटली कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। इसका पॉइंट तो मैं आपको समझाऊंगा, ये सारे के सारे पॉइंट। उसके अलावा मैंने इसका PDF भी बनाया हुआ है। इसके PDF का जो लिंक है नीचे दिया गया है, नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहाँ पर आप जाएंगे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर, गेस्ट पेपर आप कह सकते हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया गया है। आप जाइए और फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, जो शब्द है ये अपने आप में बड़ा गंभीर शब्द है। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब ये होता है कि एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध कैसे हैं। ठीक है, और ये जो देशों का संबंध बनता है ना, जैसे आप किसी आम आदमी से पूछोगे, तो मैं तो खुद एज अ पॉलिटिकल साइंस कई बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो देखो इंटरनेशनल, या जापान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में केवल एक चीज मायने रखती है, और वो है नेशनल इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय हित। एक देश को जिस चीज से लगता हो, अगर हमें लगता है कि इस देश से संबंध रखने में हमारा फायदा है, तो हम उसे नेशनल इंटरेस्ट, तो हमारे लिए वो देश बहुत अच्छा है, हमारा दोस्त है। ठीक है, जैसे अब पूरी दुनिया में मानती है कि भाई अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज चल रहा है, तो वो आतंकवादियों का राज चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया कि उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, बैन लगा दिए हैं, लेकिन भारत उनसे संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है वो नेशनल इंटरेस्ट उसमें है। ठीक, तो पाकिस्तान से एक तो छुटकारा मिल जाता है अफगानिस्तान से दोस्ती होने की वजह से, ऊपर से अफगानिस्तान से होते होते हम लोग मिडिल ईस्ट से कांटेक्ट कर पाते हैं, जिससे क्या हो सकता है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। तो ऐसे हर देश का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। जैसे कि आप देखोगे तो चाइना की का इनिशिएटिव था, इकोनॉमिक इनिशिएटिव RCEP, तो इंडिया ने उसमें जाने से मना कर दिया था कि हम RCEP में एंट्री नहीं करेंगे। जापान ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भाई इंडिया ही स्टेटमेंट नहीं करेगा तो हमारा इतना एलाई है इंपॉर्टेंट, तो हम भी एंट्री नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने स्टेटमेंट भावनात्मक रूप से दे तो दिया ताकि लोग भारत के थोड़ा हमारे जापान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, हमारे कुछ प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन एक्चुअली में यहाँ इंटरेस्ट ये था ही नहीं। वो जो ग्रुप था उसमें ऐसा था कि फ्री ट्रेड होगा, तो उनको पता था कि भाई जब इंडिया आएगा ही नहीं तो उनको मार्केट मिलेगा ही नहीं। जापान वाले अपना सामान चाइना में थोड़ी बेच पाएंगे, क्योंकि चाइना का अपने आप ही प्रोडक्शन हाउस इतना भयंकर है कि वहाँ पर और कोई सामान टेक ही नहीं सकता। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे बनते हैं। कोई भी देश दूसरे देश से तभी दोस्ती करता है जब तक उसको लगेगा कि मेरा हित इसके अंदर है। ठीक है, जैसे ईरान है, उसके कई मसलों पर इंडिया से बड़े ही मतभेद हैं मामलों को लेकर के, लेकिन वो इंडिया को अपना दोस्त मानता है। ठीक है,
हम लोग इजराइल के साथ भी खड़े होते हैं, पैलेस्टाइन के साथ भी खड़े हो जाते हैं, हम लोग अमेरिका के साथ भी खड़े होते हैं, हम लोग रशिया के साथ भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टैंड है, हम लोग को जहाँ पे लगेगा भाई जिसके साथ खड़े होने में हमारे देश का फ़ायदा है, हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे। अब इसी संबंधों को समझना कि दुनिया में संबंध जो बनते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जो बनते हैं, ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े जटिल होते हैं। इसको समझना पड़ता है क्योंकि इंटरनेशनल वर्ल्ड में या वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये लगातार बनते हैं, लगातार बिगड़ते हैं, लगातार बनते हैं और लगातार बिगड़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए जब इजराइल देश बना तो दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम देशों ने उसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी, फिर पाकिस्तान ने अब तक नहीं दी है। ठीक है, कतर वगैरह, बहरीन वगैरह, कतर ने शायद दे रखी है, बहरीन वगैरह ने नहीं दी है। तुर्की पहला ऐसा देश था जिसने रिकॉग्नाइज किया था कि भाई हाँ ये पैलेस्टाइन जो है कंट्री है, तो उनके संबंध उनसे बहुत अच्छे थे। लेकिन आज देखो उनके टर्की संबंध इतने खराब है, बहुत खराब संबंध है। उस वक्त कुछ नेशनल इंटरेस्ट बन रहा होगा, आज वो चीज़ नहीं बन पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना था। अब इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए, देखने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ व्यूज़ होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कह सकते हो आपकी दृष्टिकोण होते हैं। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस के व्यूज़ को देखेंगे अब कि इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए जो व्यूज़ होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट व्यू है। हिंदी में इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपने को अपनाना चाहिए? सबसे पहला जो है उसे कहते हैं आइडियलिज्म। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं। हिंदी में इसको बोलते हैं आदर्शवाद। इसके जो समर्थक हैं वुड्रो विल्सन है, वुड्रो विल्सन इसके समर्थक हैं। और आदर्शवाद क्या कहता है? आदर्शवाद ये कहता है कि देखिए दुनिया में जो समस्याएं हैं, ठीक है, उन समस्याओं को समाधान करने का एक तरीका होता है और वो है सहयोग। ठीक है, दो देश बैठें, क्या समस्याएं उसके बारे में बात की जाए और सहयोग से मामला निपटाया जा सकता है। ऐसा किसका मानना है? ऐसा आदर्शवादियों का मानना है हमेशा से। तो एक ये तरीका है दुनिया को देखने का कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है। आप समझदारी से बातचीत के जरिए कोई समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो आदर्शवाद हो गया दुनिया को देखने का, तो एक व्यू हो गया। मैं इसके ऊपर डिटेल से मैंने एक वीडियो बना रखा है, जैसा मैं बताता हूँ, यूनिमार्क क्लासेस अभ्यास। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे यूनिमार्क क्लासेस अभ्यास तो आपको हमारा चैनल मिलेगा। वहाँ पर हम किसी भी टॉपिक की डिटेल वीडियो बनाते हैं। और वो चैनल इसलिए अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो पीएचडी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, तो आप उस चैनल पर हमको ज्वाइन कर सकते हो। ये चैनल तो इग्नू रिलेटेड है या डी सोल से रिलेटेड है, जिसके ऊपर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दी जाती है, लगातार वन शॉट वीडियोस बनाते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट अगर इग्नू से रिलेटेड आता है तो आपको बताया जाता है बस। ठीक है, तो अगर आइडियलिज्म आपको समझा रहा हूँ मैं रफली कि आइडियलिज्म के जो सपोर्टर होते हैं, आइडियलिज्म एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके समर्थक ये देखते हैं कि दुनिया में जो है वो प्रेम और भाईचारे से भी दुनिया को चलाया जा सकता है। ठीक है, एक व्यवस्था बननी चाहिए बस। और अगर आपस में एक कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, समन्वय अच्छा हो, बातचीत की भावना हो, सहयोग की एक भावना हो, तो दुनिया को बड़े ही अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके समर्थक जो है वो वुड्रो विल्सन है। इसके बाद एक दूसरी विचारधारा जो आती है, उसे कहते हैं रियलिज्म। ये होता है यथार्थवाद। ये होता है यथार्थवाद। तो यथार्थवादी क्या बोलते हैं? यथार्थवादी बोलते हैं कि नहीं, आदर्शवादी जो बात बोलते हैं वो कपोल कल्पनाएं हैं। एक्चुअली मैं बताता हूँ ऐसा बोलते क्यों है, मैं इसका भी आपको बताऊंगा। एक्चुअली में वुड्रो विल्सन ने क्या किया कि लीग ऑफ नेशन बनाई। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया 1919 के बाद,
तो लीग ऑफ नेशन बनाई। लीग ऑफ नेशन में कहा गया कि भाई अब ये दुनिया में क्या करेगी, शांति स्थापित करेगी। एक ऐसी केंद्रीय सरकार बनाई गई जो सब में सहयोग करवाती थी और क्या करती थी, शांति स्थापित करना उसका काम था। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, 1919 के बाद, 1919 के बाद, आखिरकार उसके 20 साल बाद 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से वो संस्था फेल हो गई एक तरीके से। तो यथार्थवादी यही बात बोल के प्रहार करते हैं किसके ऊपर, आदर्शवादियों के ऊपर, कि भाई इनकी जो बातें हैं वो कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बात करोगे सहयोग से। नहीं, दुनिया में एक ही चीज है जो वर्ल्ड सिस्टम को बना सकती है, और वो है हमारा क्या, ओनली पावर, ओनली एंड ओनली पावर। इसीलिए जितने भी स्टेट हैं ये सब लोग पावर गेन करना चाहते हैं। युद्ध, देश क्यों लड़ाई करता है, लड़ाई करने का उद्देश्य क्या है, क्यों हमला कर रहा है किसी के ऊपर, क्यों बिल्कुल एक कंपटीशन छिड़ गया है कि ये उससे ज़्यादा एटम बॉम्ब बनाने, क्योंकि उसे पता है ये पावर का सिंबल है। ठीक है, जिस देश के पास शक्ति बहुत ज़्यादा होगी वो अपने आप क्या हो सकता है, वो शांति कायम कर सकता है। ठीक है, सहयोग वहयोग की कोई धारणा होती नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। यहाँ पे युद्ध अनिवार्य है, ये लोग कहते हैं युद्ध और संघर्ष अनिवार्य है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहेगा। आपका एक देश के साथ दोस्ती हो जाएगी, दूसरे देश से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जिसकी इंडिया से दोस्ती हो गई उसकी पाकिस्तान से दुश्मनी हो गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा बना रहेगा, ऐसा यथार्थवादी कहते हैं कि दुनिया में सहयोग की भावना से कोई कार्य नहीं होता। हर देश का अपना अपना राष्ट्रहित होता है, वो अपने अपने राष्ट्रहित की पूर्ति के लिए शक्ति अध्ययन करता है। मतलब हर देश को लगता है कि भाई मेरा नेशनल इंटरेस्ट इसमें है, ये नेशनल इंटरेस्ट कैसे पूरा होगा, तो नेशनल इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा भाई जब मैं पावर आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, पावरफुल रहूँगा तो नेशनल इंटरेस्ट अपने आप ही पूरा हो जाएगा। समझ में आ गई बात पूरी की पूरी। तो ये व्यू थे, और इसके कुछ समर्थक मैं आपको बता देता हूँ। थुसिडाइस, आप कह सकते हैं कि अपना ये हंस जे मार्गेनथाउ, ये नाम आप याद रखना, हंस जे मार्गेनथाउ। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं स्पेशली इनका नाम लेकर कि हंस जे मार्गेनथाउ जो है इनके विचार क्या थे यथार्थवाद को लेकर, मैं बता दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। हंस जे मार्गेनथाउ के बाद आप याद कर सकते हो E.H. कार, E.H. कार एक और समर्थक हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, विचारक हैं आप कह सकते हैं। ये तीनों यथार्थवाद के समर्थक है, जो मानते हैं कि युद्ध तो अनिवार्य है, दुनिया में युद्ध और संघर्ष ये बिल्कुल अनिवार्य है, ये तो होके ही रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो हंस जे मार्गेनथाउ जो हैं इन्होंने एक बुक लिखी, देखो अब मैं हंस जे मार्गेनथाउ के बारे में बताता हूँ। इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, उस बुक का नाम था क्या, पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। पॉलिटिक्स अमंग द नेशन फॉर पावर एंड पीस, ये बुक इन्होंने लिखा, और ये बुक बड़ी फेमस हुई। और समझ लीजिए यथार्थवाद के विचारक के प्रतिपादक यही माने जाते हैं, मतलब पिता माने जाते हैं कि हाँ यथार्थवाद थुसिडाइस पहली बार लेके आए थे, मैकियावेली भी यथार्थवाद के समर्थक थे, अरस्तु थे, कौटिल्य थे, लेकिन जिनको माना जाता है प्रतिपादक जो विचार के रहे वो हंस जे मार्गेनथाउ ही रहे, जिन्होंने शब्द का यूज किया कहाँ पे, राजनीति में, इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका यूज करना शुरू किया। ठीक है, तो हंस जे मार्गेनथाउ, इनकी बुक थी पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। और पॉलिटिक्स अमंग द नेशन में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया कि भाई देश जो है वो कैसे, इन्होंने कहा कि बेसिकली अगर आप समझना चाहते हो इसको क्या बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म को, यथार्थवाद को, तो आपको कुछ बातें जो हैं वो समझनी पड़ेगी। इन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए। क्या कहा इन्होंने, 6 प्रिंसिपल। 6 प्रिंसिपल में क्या है भाई देखो, और ये प्रिंसिपल किसके हैं, ये हंस जे मार्गेनथाउ के प्रिंसिपल है, याद रखना। E.H. कार की भी एक बुक है 20 ईयर क्राइसिस, 1919 यानी 1919 से लेकर 39 के बीच में युद्ध जैसे माहौल बन रहे थे और दुनिया शांति की बातें कर रही थी, उन्होंने इसी को लेके लिखा कि भाई 20 ईयर क्राइसिस था एक तरीके से। तो 6 प्रिंसिपल्स में मार्गेनथाउ के बताता हूँ। देखो पहला प्रिंसिपल मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ,
क्योंकि इसका PDF तो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही मैं। पहला, इन्होंने कहा राष्ट्र जो होता है, कोई भी देश जो होता है वो लोगों से मिलके बना होता है। तो जो लोगों की इच्छा होती है वही देश की इच्छा होती है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता देश कुछ और चाह रहा है लोग कुछ और चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंसान जो होता है स्वभाव से कैसा होता है, स्वार्थी होता है, लोभी होता है और शक्ति अर्जित करना चाहता है। हर इंसान चाहता है मैं बहुत पैसा कमाऊं, बिल्कुल बंगला गाड़ी सब ले लूं, और गली में चलूं तो अपने रिश्तेदारों का बिल्कुल शक्ल लाल पीली हो जाए, ऐसी तो ऐसी इच्छा होती है हर व्यक्ति की, ठीक है। और यही काम जो है फिर राष्ट्र का भी होता है। हर राष्ट्र सोचता है मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊं, अपने आसपास के एरिया में लोग मुझसे डरें, मुझसे दब के रहें, हर मामले में मेरी सलाह लें, मैं जो बोलूँ उसके खिलाफ ना जाएं। अब चाइना क्या करने, यही तो करने की कोशिश करता है अपने अगल बगल के पड़ोसियों में, कह रहा है साउथ चाइना सी बोलो इसको, ठीक है। तो यही सब हो जाता है हिसाब किताब। पहला प्रिंसिपल इन्होंने यही बोला कि भाई राष्ट्र जो है वो लोगों से मिलके बना होता है, तो जो लोगों की इच्छा होती है वही राज्य की इच्छा होती है। लोग इच्छाओं से कैसे होते हैं, लोग होते हैं स्वार्थी और शक्ति के लालसी होते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा भाई शक्ति जो है साध्य है, राष्ट्रहित साधन है, ठीक है। इन्होंने कहा भाई नेशनल इंटरेस्ट बोलना तो सिर्फ एक मीडियम है कि आप नेशनल इंटरेस्ट बोल के किसी की डायरेक्शन में ले जाते हो, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या होता है, पावर, ठीक है। हर स्टेट क्या है, पावर गेन करना चाहता है, क्योंकि और नेशनल इंटरेस्ट तो एक सोर्स है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम ये काम कर रहे हैं ऐसा बोल देगा, अल्टीमेटली उसे गेन क्या करना है, पावर गेन करना है। सेकंड प्रिंसिपल था ये। तीसरा प्रिंसिपल ये होता है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट होता है वो कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। परिस्थितियों के हिसाब से क्या है वो बदलता रहता है। आज हमारा नेशनल इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, कल को नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है बिल्कुल उससे अपोजिट चीज़ में हो जाए, ऐसी बात संभव है। एक दौर था जब हम लोग रशिया से बहुत 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 क्लोजली अलाई हुआ करते थे, 1971 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि भाई रशिया से हमारे रिलेशन कुछ कुछ बिगड़ने लग गए। अब आज ऐसा है कि कुछ कुछ हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। तो समय जब बदलता है, परिस्थितियाँ जब बदलती हैं, तो उससे क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी बदलते हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई हंस मार्गेनथाउ जी ने कि नेशनल इंटरेस्ट के देख के ही हम लोग काम करते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट कभी भी स्थायी नहीं रहता है, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है, संघर्ष इसीलिए बना रहता है। बंदे का बार बार इंटरेस्ट चेंज होगा, ठीक है। इंटरेस्ट चेंज होगा तो क्या होगा, उसका रास्ता बदल जाएगा अपने आप ही, फिर अपने आप जिनसे दोस्ती है उसमें दुश्मनी हो जाएगी, जिनसे दुश्मनी है उनसे दोस्ती हो जाएगी, तो संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी लगातार। उसके बाद आती है बात कि इन्होंने कहा मोरालिटी एक अच्छी बात है, नैतिकता एक अच्छी बात है, व्यक्ति के अंदर नैतिकता होनी चाहिए, राष्ट्र के अंदर नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र की नैतिकता के नाम पे राष्ट्र को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। मोरली जैसे मान लीजिए अब इंडिया के ऊपर जब पुलवामा का अटैक हुआ था, तो पुलवामा के ऊपर अटैक जब हुआ इंडिया पे, तो नैतिकता तो ये कहती है युद्ध वगैरह से दूर रहना चाहिए, है ना, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब किसी ने हमारे कंट्री के किसी पर्सन पे अटैक कर दिया एक तरीके से, ठीक है, काफ़ी लोग हमारे मारे गए, तो अब इसका रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा ना, इसका रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स देने के लिए क्या होता है, कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी हो जाता है कई बार, तो कई बार इस मोरालिटी को साइड रख के काम करना पड़ जाता है, ठीक है। अब इसराइल और पैलेस्टाइन में लड़ाई चली, आपने देखा ये 7 अक्टूबर को कैसे हमास के टेररिस्ट आए और कई सारे इजरायलीज को मार दिया, कईयों को हॉस्टेजेस बना के लेके चले गए। उसके बाद अब इसराइल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, वो मतलब क्या मुंह दिखाएंगी वहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों को कि हम कोई आया बाहर से और मार के चला गया, तो इन्होंने रिटेलिएट किया। फिर तब जो रिटेलिएट शुरू किया था, अक्टूबर से शुरू किया था, वो अब तक ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है बेचारा, ठीक है। तो समझाने का मतलब मेरा ये है कि नैतिकता, कई बार राष्ट्र जो है वो नैतिकता एक अच्छी चीज़ है, हंस मार्गेनथाउ कहते हैं नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन नैतिकता के चक्कर में हम राष्ट्र को ख़त्म नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना होता है, ठीक है। उसके बाद अगली बात जो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई राष्ट्र की नैतिकता राष्ट्रहित की पूर्ति और शक्ति विस्तार में नहीं था, जबकि सार्वभौमिक नैतिकता नियम, शांति, त्याग, उन्मूलन की बातें करती है। मतलब इन्होंने कहा मोरालिटी भी दो तरह की होती है। एक मोरालिटी वो होती है जो अपना नेशनल इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। एक होता है कि भाई हम ओवरऑल यूनिवर्सल मोरालिटी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि जब रशिया और यूक्रेन में वॉर हो गई, ठीक है, तो हम दोनों में से किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, है ना। तो हम कहते हैं कि टेबल में बैठ के बात कर लीजिए, लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं रखा, दुनिया वॉर की नहीं है, दुनिया टेक्नोलॉजी की है, यहाँ पर
कॉपरेशन से काम चलेगा, ऐसी ऐसी बातें की जाती है। तो ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उसके सामने बात कर रहे हैं एक यूनिवर्सल मोरालिटी की, भाई ऐसा हमें तो कुछ लेना देना नहीं, हमें किसी क्यों दोस्ती पालने, क्यों दुश्मनी पालने किसी से। तो ऐसे हमने आराम से बयान दे दिया, डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। लेकिन यही काम जब हमारे साथ हो तो हम क्या करते हैं? हम अटैक कर देते सीधा। तो क्या होता है कि पर्सनल मोरालिटी अलग होती है और यूनिवर्सल मोरालिटी अलग होती है। इनका प्रिंसिपल नंबर 5 था। और छठा इनका प्रिंसिपल ये था कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन को एक अलग सब्जेक्ट बनाना चाहिए, एक अलग टॉपिक बनाना चाहिए, ताकि लोग पढ़ें, समझें, जानें उसको। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आज भी लोग बहुत बहुत कम जानते हैं। ठीक, तो ये थे 6 प्रिंसिपल्स इसके EH कार के। इसके बाद एक और व्यू इसके अंदर निकल के आता है, तीसरा व्यू जो इसके अंदर मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, जो कि तीसरा इसका एक फेमिनिस्ट व्यू है। डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है फेमिनिस्ट की, नारीवादी दृष्टिकोण जिसे कहते हैं। टिकनर एक नारी हैं, उनका नाम है टिकनर, जे टिकनर। तो जे टिकनर जो है वो इसकी प्रतिपादक हैं और वो इसकी स्थापना करते हुए क्या कहती हैं? कहती हैं कि भाई दुनिया में जितने संघर्ष हुए, जितने युद्ध हुए, ये सब पुरुषों ने करा है। ठीक है, यानी मेल्स ने क्या किया? खुद ही सोचा, खुद ही रखा, खुद ही बना दिया, और उसमें घसीटा किसको? उसमें घसीट दिया वुमेन्स को लेकर के। जंग आप लड़ रहे हो और नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है इसका, हमें बल्कि ज़्यादा भुगतना पड़ता है। ठीक है, पुरुष का तो क्या है कि भाई जंग लड़ने चले गए, वहाँ गए, गोली लग गई, जान प्राण निकल गए अपने। लेकिन जो पीछे फिर महिलाएं बच जाती हैं, उनको सारी लाइफ सफ़र करना पड़ता है। कई कई जगहों पर, जैसे आपने IS में देखा होगा, IS के आतंकवादी जहाँ पर थे कि इराक वगैरह में, तो लाइक पुरुषों को मार दिया तो महिलाओं को किडनैप कर लिया, उन्हें एज अ स्लेव बना के रखा, दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ, एक्सप्लॉइट किया गया, उनको यूज़ किया गया एज अ ऑब्जेक्ट, बेचा गया उनको। ठीक है, तो इतना कुछ सहना पड़ सकता है किसी भी महिला को पुरुषों की बनाई हुई दुनिया के चक्कर में। पुरुषों ने जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए हुए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों में महिलाओं का नाम ही नहीं आता कहीं पर भी, है ना। तो पुरुषों के बनाए हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कोई झेल रहा है तो महिलाएं झेल रही हैं, ऐसा नारीवादी दृष्टिकोण कहता है। तो कुछ ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिसमें महिलाओं की स्वीकार्यता भी ली जाए कोई नियम बनाने से पहले। ठीक है, तो ऐसा कहा गया क्योंकि पुराने ज़माने में देखोगे महिलाएं कोई रोल ही नहीं है उनका। अमेरिका ऐसा देश, इतने पुराने अब डेमोक्रेसी हो चुका है, आज तक वहाँ कोई महिला कभी वो नहीं बन पाई है, क्या बोलते हैं अपना, राष्ट्रपति नहीं बन पाई है कोई महिला। ठीक है, ये हिलेरी क्लिंटन बनने वाली थी, जाके हरा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उसको। ठीक है, तो ये एक फेमिनिस्ट व्यू जो है ये इस बात को कहता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आती है अपने, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वो है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है, इसे कहते हैं परश्रविता सिद्धांत। परश्रविता नाम से पता लग रहा है डिपेंडेंसी यानी किसी और चीज़ के ऊपर क्या हो रहे हैं? डिपेंड हो रहे हैं। और परश्रविता का मतलब किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाना, उसे कहते हैं परश्रविता। तो इसके जो विचारक थे, लिख देता हूँ मैं हिंदी में भी, निर्भरता सिद्धांत हिंदी में कहते हैं इसको। निर्भरता सिद्धांत कहते हैं इसको। तो निर्भरता सिद्धांत जो है, अब निर्भरता सिद्धांत का मतलब क्या है, कौन इसके प्रतिपादक है, कौन इसके विचारक हैं? तो इसके जो समर्थक हैं जिन्होंने इसे बनाया है, इसके मुख्य समर्थक नाम याद रखना, एक तो है समीर अमीन और दूसरे हैं एजी फ्रैंक। एजी फ्रैंक का मतलब है आंद्रे गुडर फ्रैंक। ठीक है, समीर अमीन और आंद्रे गुडर फ्रैंक, ये दो विचारक ऐसे हैं जो समर्थक हैं किस विचारधारा के? डिपेंडेंसी थ्योरी के समर्थक हैं। इन्होंने ही समझ लो कि प्रमोट किया है इसको। समीर अमीन ने एक बुक लिखी, अनइक्वल डेवलपमेंट। इस बुक का नाम है अनइक्वल
डेवलपमेंट, ये बुक आई 1976 में। ऐसे ही आंद्रे गुडर फ्रैंक जी ने एक बुक लिखी, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। ये आ गया अपना 1967 में। तो भाई ये दो विचारक थे, इन दो विचारकों ने तो बुक लिखी, और इन दोनों बुकों से क्या हुआ कि थ्योरीज दी इन लोगों ने। बेसिकली इनका मानना था कि कुछ देश बड़े अमीर होते जा रहे हैं, कुछ देश बड़े गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका में आप चले जाओगे तो लैटिन अमेरिका वाला जो पार्ट है वो काफ़ी गरीब है, जबकि नॉर्थ अमेरिका जो बहुत ज़्यादा अमीर है, यूएसए वगैरह जो है। तो इन्होंने बोला इसका कारण क्या है। ठीक है, दुनिया में कुछ देश अफ्रीका जैसे बहुत गरीब, फ्रांस की मैक्सिमम कॉलोनीज़ हैं जो उपनिवेश रहे हैं वो अफ्रीका में हैं, तो फ्रांस बहुत अमीर और जो है ये बहुत गरीब, ये लोग ऐसा कैसे हो गया। तो ये आंद्रे गुडर फ्रैंक क्या कहते हैं, आंद्रे गुडर फ्रैंक कहते हैं कि भाई देखो, जो कैपिटलिस्ट लोग पहले आए तो उन्होंने पहले जिस प्रकार से विकास किया, बाद में जो लोग अब राज कर रहे हैं, अब ये लोग, ये वाले कैपिटलिस्ट वैसा विकास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर देखो अमीर देश की जिम्मेदारी होती है भाई गरीब देश को सपोर्ट करना, समाज ऐसे, दुनिया ऐसे ही चल रही है ना, वरना फिर आप कहोगे हमें हमारे जहाज लूट लिए और ये सब को। तो इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी की बात जब आप पर्सनल लेवल पे कहते हो, दुनिया में भी देश इक्वल होने चाहिए। तो आंद्रे गुडर फ्रैंक ये कहते हैं कि भाई जो पुराने कैपिटलिस्ट थे उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया था, नए वाले कैपिटलिस्ट वैसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी नई कैपिटलिस्ट कंट्री जो हैं वो नई अंडर डेवलप कंट्रीज़ को वैसे सपोर्ट नहीं कर पाए। अंग्रेज थे, अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो भाई आर्किटेक्चर बदला, एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, रेलवे वगैरह लेकर के आ गए। ठीक है, अब कोई मुझे बड़ा अंग्रेजों का एजेंट मत बोल देना, बस किताब में जो लिखा है, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ केवल आपको। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई पूरी की पूरी। अब लेकिन जो नए वाले अंग्रेज हैं, आज के ज़माने में जो अंग्रेज आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं। देखो पुराने वालों ने जो कुछ सिखाया, एजुकेशन सिस्टम सिखाया, जो भी अपना रेलवे वगैरह, उसका आपको फ़ायदा हुआ। नए वाले सिखा रहे हैं कि ये लो भाई फेसबुक चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ सिखाई जा रही है आपको, तो इससे आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो एक्चुअली में। ठीक है, बल्कि अपना समय ख़राब कर ले रहे हो। समय ख़राब करते करते यहाँ आ गए हो कि वन शॉर्ट वीडियो देख के काम चलाना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी को बोलते हैं क्या, डिपेंडेंसी थ्योरी। अच्छा, अनइक्वल डेवलपमेंट में क्या कहा इन्होंने, कहा कि भाई देखो अमीर देशों और गरीब देशों का रिलेशन इस तरह से बन गया है कि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों का क्या कर रहे हैं, हेल्प ही नहीं कर पा रहे, हेल्प ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं इनकी हेल्प कर सके। अगर वो इनकी हेल्प करने लगे वो भी गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अनइक्वल डेवलपमेंट दुनिया में हो रहा है, अमीर देश और अमीर हो रहे हैं, गरीब देश और गरीब हो रहे हैं। इसी डिपेंडेंसी को, थ्योरी को उठाते हुए इंटरनेशनल रिलेशन में अप्लाई करने का जिसने काम किया, ये तो डिपेंडेंसी थ्योरी ने बताया सिर्फ, इसको इंटरनेशनल रिलेशन में इस बंदे ने काम किया, उसका नाम था वॉलस्टीन। एक थ्योरी आई, इनका नाम था वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। विश्व व्यवस्था सिद्धांत। ठीक है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत ये है। तो विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया किसने, दिया वॉलस्टीन ने। इसके समर्थक, आप प्रतिपादक, समर्थक कुछ भी कह सकते हैं। वॉलस्टीन जो है वो इसके समर्थक हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो दुनिया जो है वो तीन तरह की है, दुनिया में तीन तरह के देश हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में एक ऐसी व्यवस्था बन गई है कि एक दुनिया में, इन्होंने कहा देश जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। देश बता दिए भाई ने तीन तरह, एक होते हैं विकसित, डेवलप, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऐसा।
एक होते हैं विकासशील, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, ये ऐसे इस टाइप के देश। फिर आते हैं अविकसित, अभी बेचारे डेवलप होना शुरू ही नहीं हो पाए। अफ्रीकन कंट्रीज को आप इसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये विकसित देश ज़्यादातर यूरोप में देखने को मिलेंगे, विकासशील ज़्यादातर आपको एशिया में देखने को मिलेंगे, और अविकसित आपको ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है अफ्रीका में सारे अविकसित ही हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको अविकसित वहाँ देखने को मिलेंगे। तो वॉल स्ट्रीट ने कहा कि भाई दुनिया में ना एक सर्कल बन गया है एक्चुअली में। ये जो हैं यूरोप विकसित वाले जो देश हैं, ये विकसित देश क्या करते हैं, शोषण करते हैं विकासशील देशों का, और विकासशील का शोषण फिर कर लेते हैं कौन, ठीक है। तो अविकसित का शोषण ही हो रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया कि देखो सिंपल, पहले इन तीनों देशों की प्रॉपर्टी, जो विकसित देश होते हैं ना, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा होता है, हेल्दी डेमोक्रेसी होती है, करप्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, ये सारे सिस्टम होते हैं। विकासशील देशों में क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एक तो इंस्टीट्यूशंस तो बने होते हैं लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर रहे होते, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, मसल पावर, मनी पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पर्सन ओरिएंटेड है, व्यक्ति पूजा बहुत ज़्यादा है इन देशों में। अविकसित में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, अभी भी वो ट्राइबल कम्युनिटी की तरह ही जी रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया है, व्यवहार में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये जो है, इन्होंने बस यही कहा कि भाई देखो होता क्या, कच्चा माल जो होता है वो विकसित देशों के पास चल के जाता है, कहीं का भी कच्चा माल हो, विकसित देश जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करके वही माल दोबारा विकासशील देशों को बेच देते हैं, ठीक है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल में दिया भी था कि लाइक इंडिया है, इंडिया फ्रांस को बोलेगा कि भाई ये लो, फ्रांस इंडिया वालों से बोलेगा हमको आलू चाहिए, हमने उन्हें आलू दे दिया, उन्होंने आलू से चिप्स बना के वापस हमको ही बेच दिया, ठीक है। आलू खरीदा 2 रुपये में, चिप्स बेचा 20 रुपये में, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे को तो लॉस ही हो गया ना, हमारा तो 18 रुपये चला ही गया उस कंट्री के अंदर। तो और वो जब हमको कुछ बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी, बोलेंगे राफेल ले लो आप हमसे, तो राफेल लेके हमको, राफेल तो हमने ले तो लिया लेट सपोज, अब उसका रिटर्न तो कुछ नहीं हो सकता ना। और सोचो एक राफेल लेने के लिए आपको कितने आलू देने पड़ेंगे, कितनी चाय देनी पड़ेगी, तब जाके आप एक राफेल का जो है प्राइस इक्वल कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक नुकसान होता है, इसीलिए जो होते हैं विकसित देशों के पास पैसा क्योंकि चल के चला जाता है अपने आप ही, सारा पैसा अविकसित से विकासशील में आता है, विकासशील से विकसित में चला जाएगा, और इस तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज है और मजबूत और अमीर होती चली जाती हैं। हालांकि बाद में इसका एक्सेप्शन मिल गया, बाद में जो विकासशील देशों के अंदर कई सारे आसियान कंट्रीज थी, म्यांमार हो गई, वो म्यांमार, थाईलैंड हो गई, कंबोडिया हो गई, सिंगापुर हो गई, ये कंट्रीज़ भी डेवलप कर गई बहुत ज़्यादा। तो ये थ्योरी तो गलत प्रूव हो गई थी कि बाद में कि हाँ ऐसा नहीं है कि केवल इसी से सारा काम हो रहा है, ठीक। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपका, एक न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर से क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेंगे आपसे कि एन, इससे आप क्या समझते हो, NIEO, तो इससे हम समझते हैं भाई न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनने लग गई, तो उसी को नियो कहा गया। क्या होता है इस नियो का मतलब, देखो इससे पहले क्या था, नियो बनने का एक लॉजिक रीज़न ये आया, कोल्ड वॉर का ख़त्म होना, ठीक है। कोल्ड वॉर के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए आपको, ध्यान रखना, कोल्ड वॉर नहीं पता थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, बातें बताता हूँ, पहले ये बताया तो समझ लो, कोल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया तो अमेरिका एक राजा बन गया पूरी दुनिया का, ठीक है। तो अमेरिका जब राजा बन गया तो अमेरिका ने अपने दोस्तों को भाई फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर दिया। अब अमेरिका के दोस्तों को फ़ायदा होने लग गया, फ़ायदा होते 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 ऐसा हुआ कि भाई उनके लोग अमीर हो रहे हैं, बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग अमीर हो रहे थे वो जो कुछ रिसोर्सेज यूज़ कर रहे थे, तो धीरे धीरे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आने लग गई, ओजोन में होल हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एसिड रेन हो रही है, कई समस्याएं आ रही हैं। तो अब सारी दुनिया एक साथ बैठ गई। तो फिर जो अमीर देश थे उन्होंने सबको बोला कि भाई सबकी बराबर जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्यावरण सबका है, हर कोई व्यक्ति सांस लेता है,
तो गरीब देशों ने बोला कि बेटा बात ऐसी है कि जब डेवलपमेंट हो रहा था तो सारा का सारा काम, सारा मुनाफा कमाया तुमने, आज जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तुम कह रहे हो जिम्मेदारी सबकी बराबर है। बोले ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा, ठीक है, बात करना पड़ेगा। तो एक नया ऑर्डर निकल के आया जिसे कहा, जिसमें नॉर्थ साउथ डायलॉग कई बार पूछते हैं आपसे, नॉर्थ साउथ डायलॉग, उत्तर दक्षिण संवाद। इसमें जो नॉर्थ का मतलब होता है रिच कंट्री, अमीर देश, साउथ का मतलब हो जाएगा अपना पुअर कंट्री, जो अपना गरीब देश है। तो जो अमीर देश है वो क्या होता है, और गरीब देशों के बीच में जब बात होती है किसी मंच के ऊपर, ऐसे बहुत सारे मंच बनाए हुए हैं, जैसे अंकटाड बना हुआ है, मैं आपको बताऊं ब्रांट आयोग बना हुआ है, उरुग्वे हुआ है, अर्थ समिट बनी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे मंच हैं जहाँ पर नॉर्थ और साउथ में बातचीत चलती है। और साउथ साउथ डायलॉग भी होते हैं, G66 आपने नाम सुन रखा होगा, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज भी बनती हैं, और इस तरह से क्या होता है कि नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बना कि भाई अमीर देशों की एक जिम्मेदारी बनेगी कि वो गरीब देशों को क्या करें, हेल्प करें कि वो अपने स्तर को सुधार सकें, जीवन स्तर को सुधार सकें। यदि उनका जीवन स्तर सुधरेगा तभी वो अन्य मुद्दों के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, है ना। जो देश इतना गरीब होगा कि रोटी कपड़ा और मकान के उससे लाले पड़े हुए हैं, तो आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके लिए निशस्त्रीकरण पे काम करेगा, वो आपके लिए पर्यावरण के ऊपर काम करेगा, वो आपके लिए ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम करेगा। क्योंकि खाने को नहीं है तुम मुझसे कह रहे हो ओजोन लेयर बचा लो, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अमीर देश क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सहायता क्या करते हैं, सहायता के आड़ में बहुत ज़्यादा शोषण कर लेते हैं उनका, अपनी कंपनियां बिठा देते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में छेड़छाड़ करने लग जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं कई बार, ठीक है। तो आपको जैसा भी आंसर बना के लिखना पड़ जाएगा, आप वैसा बना के लिख दीजिएगा इस पूरी चीज़ को। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है अपने टेररिज्म से। टेररिज्म, आतंकवाद, ठीक है। आतंकवाद जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, ये एक हिंसा का स्वरूप है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ वायलेंस जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आतंकवाद कहा जाता है। समझ में आ गई बात। अब जैसे कि मान के चलो कि ये हो गया, क्या कहते हैं, आतंकवाद दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक आतंकवाद भी हो सकता है, बाहरी आतंकवाद भी हो सकता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर जो आतंकवादी हमले करता है या करने की कोशिश करता है वो बाहरी आतंकवाद हो गया। लेकिन हमारे अपने देश के अंदर जो नक्सली आंदोलन वगैरह होते हैं तो ये क्या होगा, ये आंतरिक आंदोलन, आंतरिक आतंकवाद होगा एक तरीके से, ठीक है। तो इंटरनल टेररिज्म भी होता है, आउटर टेररिज्म भी होता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, देखिए किसी भी देश में सबसे पहला रीजन, अगर कोई एग्जाम में पूछ ले रीजन क्या है, पूछ ले सॉल्यूशन क्या, तो रीजन अगर आपको पता है उन्हीं को घुमा के आप सॉल्यूशन बना सकते हो। जैसे टेररिज्म के रीजन क्या हो सकते हैं, पहला तो है हायर अनइक्वलिटी, ठीक है। अनइक्वलिटी का मतलब ये होता है कि भाई समाज में व्यक्ति बराबरी पे नहीं है। नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा कारण यही था कि भाई कुछ अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए, तो गरीब को लगा कि भाई हम लूट के अमीर बना हुआ है हमसे, तो वो गए लूटने पहुंच गए, तो लूटने की वजह से अपराध, लुटेरे बन गए, अपराधी बन गए। तो ये एक समस्या आ जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक तो ये है कि भाई असमानता का बढ़ना, दूसरा ये है अशिक्षा का बढ़ना, ठीक है। लोगों को लगता है पैसा कमाने का यही रास्ता, शिक्षित है नहीं व्यक्ति तो कुछ और क्या ही कर लेगा, ठीक है। तीसरा है शोषण। समाज में यदि कोई एक वर्ग ऐसा है, कोई एक ऐसी जाति है, कोई एक ऐसा धर्म है जिसको लगातार शोषित किया जाएगा, इसको दबाया जाएगा, तो क्या होता है, आतंकवाद के रास्ते पे जाने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। वो विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करवाए, इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण कराए, ताकि सभी व्यक्तियों का एक सम्मानपूर्वक और मानवाधिकार जीवन जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहे। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आतंकवाद के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायस्पोरा के बारे में कुछ, डायस्पोरा से क्वेश्चन आगे आएगा। डायस्पोरा के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहा था, पिछले वाले में, उससे पहले वाले में एग्जाम में डायस्पोरा का क्वेश्चन आया था। इंग्लिश में भी डायस्पोरा लिख दिया, हिंदी में भी डायस्पोरा लिख दिया उसको। अब कई सारे हिंदी वाले पहचान ही नहीं पाए बेचारे कि डायस्पोरा होता क्या है। अब हिंदी वाले बोल दिया, बुरा मत मान लेना, इंग्लिश वाले भी नहीं पहचान पाए थे डायस्पोरा क्या होता है, ठीक है। मतलब पलायन हो जाता है ये, एक देश का दूसरे देश में जाना,
क्या कारण हो सकते हैं? अगर कोई एक देश का नागरिक दूसरे देश में जा रहा है तो उसका कारण क्या होता है? पहली बात तो सुरक्षा, ठीक है। सुरक्षा कैसी? एक तो जीवन की सुरक्षा हो सकती है। फिर अफगानिस्तान से लोग भाग भाग, तालिबान का राज वहाँ पे आ गया तो अफगानिस्तान से लोग भाग भाग के दूसरे राज्यों में चले गए, ठीक है। युगांडा से ऐसे लोग भागे थे अफ्रीकन कंट्रीज़ में ईदी अमीन के डर से। अब जैसे कि इजराइल ने अटैक किया तो लोग पैलेस्टाइन से भाग रहे हैं वहाँ पे से। तो ऐसे ये सब क्या होता है, भागने का हिसाब किताब चलता रहता है। तो ये इसे पलायन का एक रूप कहा जाता है, जब आप जीवन के लिए भागते हो, ठीक है, कि भाई किसी तरीके में जीवित बच जाऊँ, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पलायन के और भी कई कारण होते हैं, कई कारण आर्थिक होते हैं, ठीक है। हमको लगता है कि भाई यहाँ पर मैं उतना अच्छा इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाऊंगा, तो हम अपने से किसी हायर क्लास, अगर कोई अंडर डेवलप कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री, तो सोचेगा इंडिया वगैरह में चला जाऊँ। कोई इंडिया वगैरह में तो सोचेगा सिंगापुर चला जाऊँ, सिंगापुर वाला सोचेगा जापान चला, जापान वाला सोचेगा अमेरिका या लंदन या यूरोप चला जाऊँ कहीं पर, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा खुल जाएगी, ठीक है। कई बार सर्विसेज के लिए लोग पलायन करते हैं, ठीक है, कि लाइक यहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो हमें किसी और देश में जाना चाहिए जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये पलायन के कारण हो सकते हैं। फ़ायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। फ़ायदे का मतलब क्या होता है? संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, तकनीकों का आदान प्रदान होता है, ग्लोबलाइजेशन इससे बढ़ता है, वैश्वीकरण बढ़ता है, दुनिया के बीच में बंधुत्व का भाव बढ़ जाता है, दोस्ती यारी बढ़ जाती है ना। उसके बाद नुकसान भी इसके बहुत ज़्यादा है कि इससे क्या होता है, कई कंट्रियों का जोग्राफी, डेमोग्राफी जो है चेंज होने लग जाती है, ठीक है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सब आरोप लगा रही हैं कि बहुत सारे हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को कर लिया, वो यहाँ पर आकर के क्राइम कर रहे हैं, यहाँ पे आके हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। राइट्स हो जाते हैं, कई बार दंगे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एथनिसिटी फैल सकती है इस वजह से, पलायन वगैरह की वजह से, ठीक है। तो ये समस्याएं कई सारी आ सकती हैं। इसके बाद आपको अमेरिका का क्या रोल है आज के ज़माने में दुनिया में, इसके बारे में आप कुछ पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अमेरिका का वर्चस्व 1991 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत तेज़ी से बढ़ गया। कई ऐसी और कुछ एशियन और अफ्रीकन ग्रुप्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, जैसे आप आसियान के बारे में पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना। आप सार्क के बारे में पढ़ सकते हैं, इंडिया का ग्रुप है ये तो, ठीक है। आप AU के बारे में पढ़ सकते हैं, अफ्रीकन यूनियन जो है। आप SCO के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आप इन चारों में से तो कोई ना कोई पढ़ ही लेना, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो टॉपिक मैंने आपको बताए, ठीक है, ओरली बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश की है। इसका एक PDF कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट नोट्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाइए और वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे, इग्नू के अपडेट्स मिलेंगे, असाइनमेंट कब सबमिट करना है, असाइनमेंट कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, डेट शीट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, नए एडमिशन्स कब आएंगे, या कोई और रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर आपके पास हैं तो आप हमको या तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यहाँ भी हम देख लेते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर हमें क्वेश्चन भेज दिया कीजिए अपने, ठीक है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच।